मंचासीन सभी प्रतिष्ठित सज्जनगण और आज की सभा में उपस्थित मीडिया के बंधुगण, सबसे पहले तो आप लोगों को ये लगा होगा कि यार चुनाव के 4 साल पड़े हैं, ये अभी से इसको डॉक्टर को क्या सुझाइए चाय पीने का। तो भाई चुनाव के लिए चाय नहीं है। मुझे पता लगा कि बुंगारका वालों की चाय बहुत अच्छी होती है, बड़े बड़े नेता पीने आते हैं चाय। तो मैंने सोचा भाई सर्दियों का टाइम है, मैं भी पीऊं और हमारे सारे साथीगण इनको भी पिलाऊं, इसलिए चाय का प्रोग्राम किया। और भाई चुनाव की हार जीत की बात हो रही थी। चुनाव जा लिए हो लिए, जो होना था हो लिया। जैसे भाई करमपाल कह रहा था, भाई अगर इस बार हरा दिया तो क्या 2 बार जिताया तो तुमने था ना, 10 साल तुमने बनाया था ना विधायक। इसलिए चुनाव की हार जीत की बातों को भूल जाओ और मैं अपने दिल से आपको ये बात कह रहा हूं कि जिसने मदद की नहीं की सबका स्वागत है, क्योंकि हमें सबको साथ लेके चलना है। मुझे 2015 की एक बात याद आती है। मैं जब 2014 में पहली बार विधायक बना तो 80% पंचायतों के चुनावों में सरपंच वो बन के आए थे जिन्होंने चुनाव में मेरी मदद नहीं की थी। तो मैंने, वो सरपंच मेरे से दूर दूर रहते थे, आते हुए संकोच करते थे। एक दिन मैंने सारे सरपंचों को बुलाया, मैंने कहा भाई पीछा की घोड़ मत हो और 4.5 साल बचे हैं इस योजना के, मेरे साथ मिलकर काम करो, सब गांव का विकास करवाएंगे। और मैं चुनाव से 1 महीने पहले तारा जेवड़ा थारी पीठ पे डाल दूंगा, जिस जानू उठे चला दियो। तो वही बात आज कह रहा हूं कि भाई चुनाव हो लिए, जहां देना था दे दिया। मैं ये भी आपसे गारंटी नहीं लिखवाता कि वे अगली बार मेरे साथ रह जियो, क्यों भगत पतो रखे भगत पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस 4 साल में अपना भाईचारा कायम रखो, मिलते जुलते रहो, बड़े निसंकोच मेरे पास आओ, चाहे वोट दिया ना दिया, मेरे से जितना बन पाएगा करूंगा। और चुनाव के टाइम जब समय आए तब देख लेना। दूसरी बात साथ साथ ही और कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे जो संदेश गया था उसमें गया था कि भाई अभय सिंह चाय पिला रहा है। भाई अभय सिंह नहीं, पूरा बुंगारका गांव चाय पिला रहा है और ये पूरे गांव का प्रयोजन था, ये प्रोग्राम था। और मैं सारे गांव का एहसान बंद हूं कि पूरे गांव के लोग यहां बैठे हैं और इन्होंने मेरे स्वागत के लिए यहां जो इतना जिस गर्मजोशी से स्वागत हुआ वो मैं वास्तव में ही मैं दिल की गहराइयों से उनका एहसान बंद हूं। कितना प्यार उन्होंने जताया, जिस तरह से स्वागत किया, मैं हमेशा मुझे याद रखेगा। पूरे गांव का धन्यवाद। अब भाई मैं कुछ बातें कहूंगा आपको, मैं भाषण नहीं देने आया, मैं तो आपके सामने इस पूरे दक्षिणी हरियाणा की, इस अहिरवाल की राजनीति की कुछ कड़वी सच्चाई है आपको बताने जा रहा हूं। और बड़ा ध्यान से सुनना, एक भी आदमी बीच में ना जाए। और बातें बिल्कुल सच्ची होंगी, कुछ लोगों को कड़वी लग सकती हैं, लेकिन अगर किसी को लगे कि झूठ, उसमें एक रत्ती मात्र भी कहीं झूठ है, तो मेरे को, मेरा टेलीफोन नंबर सबके पास है, मेरे को फोन करके बता देना कि डॉक्टर साहब ये आपने गलत कहा। मैं आपको ले चलता हूं 2014 से पहले की स्थिति में।
2014 से पहले इस जिले पर पिछड़ापन का परमानेंट मार्का लगा रखा था, निशान लगा रहा था कि महेंद्र जिला पिछड़ा हुआ है। खेतों में पानी नहीं था, कुएं 2-2 हजार की फीट की गहराई पे पानी चला गया था, सड़कें सारी टूटी पड़ी थी, एक दूसरे गांव को जोड़ने वाले रास्ते कच्चे थे, नेशनल हाईवे का एक भी रोड नहीं था, कोई मेडिकल की सुविधाएं नहीं थी। और 2014 आते ही जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो 2014 आते ही आपके यहां बड़े बड़े नेशनल हाईवे भी आ गए, आपके सारे गांव एक दूसरे से जुड़ गए पक्की सड़कों से। आपकी सबसे बड़ी बात है कि धरती का पानी जो गया हुआ था, आप में से इतने बैठे हैं, किसी ने ये अंदाजा लगाया था कि धरती का गया हुआ पानी दोबारा वापस आ सकता है? नहीं लगाया था ना। वो सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की मेहनत और योजना थी कि आपके गए हुए पानी को वापस लाए। कृष्णावती और दोहन नदी जो सूखी पड़ी थी उनको जिंदा किया। और आज मुझे खुशी है, मैंने कल परसों एक सोशल मीडिया पे रील बना के डाली थी। मैं 5-7 दिन पहले इस 152 से यात्रा कर रहा था। ऊपर से ऊंचाई से जब मैंने सरसों के खेतों की तरफ देखा, तो जिस तरीके से दूर दूर तक पीली चुनरी की तरह एक ही रंग में सारी धरती रंगी हुई थी, मेरी तबीयत प्रसन्न हो गई। और मैंने उसको वीडियो बना के मेरी फेसबुक पर डाला। 2 दिन में ही 80,000 लोगों ने उसको देखा था, बड़ी प्रशंसा की। तो भाई मैं ये बात कह रहा हूं कि ये काम 2014 से पहले क्यों नहीं हुआ? वोट तो हम देते आए हैं, सांसद और विधायक भी हमने खूब बनाए हैं, और हमने 3-3 पीढ़ियों को विधायक और सांसद बनाया। हमने जो आया उसी को जिताकर भेज दिया। और ये नहीं है कि 2015 से पहले जिन पार्टियों का हमने विधायक सांसद बनाया वो पार्टियां सत्ता में नहीं थी, सत्ता में भी खूब रही हैं, यहां से मंत्री भी रहे हैं, यहां से केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। तो तब ये काम क्यों नहीं हुआ? मैं आपको ये गणित बताने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं यहां। उसका कारण ये था कि भाई काम कोई भी जनप्रतिनिधि तब करता है जब समस्या को दिल में महसूस करता है, उसके दिल में दर्द होता है कि ये हमारी परेशानी, इसको दूर किया जाए। अगर मैं ये सोचता हूं कि मेरे खेत क्षेत्र का किसान खेत में से साइकिल पर सरसों, किले की सरसों साइकिल पे कट्टे में लाने लग गया, तो मेरे क्षेत्र का एक किसान जाएगा कहां? तूड़ी के लिए 2-2 महीने पहले रिश्तेदारों के दरवाजे पे खड़ा होता था, तो वो जाएगा कहां? हर बार चुनाव होता था और चुनाव के टाइम एक ही नारा लगता था कि भाई SYL लाएंगे, लेकिन वो SYL याद रहती थी सिर्फ चुनाव के टाइम। चुनाव के 1 महीने बाद में वो SYL कहीं दूर जाके छुप जाती थी अगले चुनाव तक। हमने बड़े दिल से लोगों को चुना और उन लोगों ने जाकर हमारे क्षेत्र के लिए काम करने की बजाय मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी लड़ाई शुरू कर दी। आपने एक बड़ा नेता इस क्षेत्र को कई साल तक उसको पाला है आपने, कभी एक भी मुख्यमंत्री के साथ उनकी बनती हुई देखी है? चौधरी भजनलाल से लेकर बंसीलाल जी, उसके बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मनोहर लाल जी, किसी के मुख्यमंत्री के साथ बना के देखी है? और भाई मुझे ये बताओ कि अगर मुख्यमंत्री के साथ आप बना के नहीं रखोगे तो काम विकास का, इलाके में विकास कैसे हुआ, कौन करेगा? और इलाका पिछड़ता चला गया, पिटता चला गया। 2014 में हमारे जैसे सामान्य परिवारों के आदमी, चाहे मेहंदड़ से बना हो, चाहे टेली से बना हो, चाहे नागौर से बने हो, हमारे जैसे सामान्य परिवारों के आदमी
विधायक बने और हमें ये पीड़ा थी, टीस थी कि हमारा इलाका बर्बाद हो रहा है। अगर आपको याद होगा, विधानसभा की पहली अपनी स्पीच में पहली बार विधानसभा में कहा था, तो मैंने पानी का मुद्दा उठाया था और मैंने कहा था कि लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम को इसको सुधार के हमारे इलाके को पानी दो। हमारी तो बाल्टी टूटी पड़ी है, अब टूटी बाल्टी में पानी कैसे जाएगा। और जब जो ये नेता आज मेरे अंदर खामियां निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, जो लोगों को भड़काते हैं रोजाना, वो जब एसी के कमरों में रजाइयों में सोए हुए थे, तब मैं हथनी कुंड से नारनौल तक कच्ची पटरी पर इस नहर के साथ चल रहा था। और ये काम सोने से नहीं होते। और उसके बाद में अगला इसका पक्ष देखिए, मैंने किसी को कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला, किसी को कभी कुछ नहीं कहा। जो आदमी मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इस इलाका का विकास करे, इस क्षेत्र के किसानों की खुशहाली के लिए काम करे, उसको सार्वजनिक मंच से गद्दार कहते हैं। अगर इलाके के लिए काम करने वाला गद्दार है, तो जिन्होंने 50 साल तक काम नहीं किया, उनको क्या कहोगे आप? तो मैं ये कहता हूं, मेरा दोष यही था कि मैंने इस इलाके के हित के अलावा कुछ नहीं सोचा। और भाई, उनका दोष नहीं है, ये दोष है हमारा। जब मुख्यमंत्रियों के खिलाफ वो लोग बोलते थे, तो हम उनको राजा और बब्बर शेर कहते थे। तो दिमाग खराब किसने किया उनका? हमने किया। और भाई, जब राजा बना दिया, तो राजा तो प्रजा को प्रजा की तरफ ही देखेगा, भाई बहनों की तरफ, साथियों की तरफ नहीं देख सकता। हम 4-4 घंटे लोगों को सुनते हैं, हम तो अहंकारी और घमंडी हो गए। और जो हफ्ते में एक दिन जरों का दर्शन देते हैं, वो इस क्षेत्र के हितकारी हो गए। हमें अपने आप में झांक कर देखना चाहिए कि हमने इस इलाके को कहां से कहां पहुंचा दिया, हमने अपने फैसलों से। और जहां तक बब्बर शेर की बात है, तो भाई बब्बर शेर तो शिकार करेगा। भाई, ये खाना जिसने शुरू किया है, मेहरबानी करके बंद कर दो 2 मिनट के लिए, ये अव्यवस्था फैल जाएगी। जो ये प्रबंध करता है, इनको कह रहा हूं कि ये खाना फिलहाल बंद कर दो। देखिए, एक बार बैठे रहे, आप सभी को ये शांति से जलपान की व्यवस्था मिलेगी। सबको जलपान करके भेजेंगे और ये बंद करोगे। तो मैं ये कह रहा था कि जब शेर की बात आती है, तो शेर तो भाई शिकार करेगा, शेर को तो शिकार के बगैर तसल्ली नहीं होती। और शिकार करेगा तो अपने पराये उसके लिए कुछ नहीं है। आप अहिरवाल की राजनीति पर नजर फैला के देखिए, कितने लोगों का शिकार इन बब्बर शेरों ने किया है। मैं आपको सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूं, क्षेत्र के भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, नवयुवकों के भविष्य की बात कर रहा हूं। भाई, अगर इस क्षेत्र में ये शर्त लग गई राजनीति में कि भी केवल एक परिवार की खुशामद की जो करेगा वही राजनीति में जिंदा रहेगा, तो आप ये बताओ, उस क्षेत्र की राजनीति को आप कहां ले जाओगे, किस तरह ले जाओगे? जब उनसे उपलब्धियों के बारे में बात पूछी जाए, तो उनके जो टेरिये हैं सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं कि 5 बार MP, 3 बार MLA, मंत्री, ये वो। भाई, हम मानते हैं कि मंत्री MLA रहे हैं, पर भाई ये तो बताओ कि इतने साल में आपको 50 साल से जिताते आ रहे हो, सारे पद मिले हैं, आपने इलाके के लिए गिनाने के लिए तो बताओ कि मैंने ये किया है। केवल जो व्यक्ति थोड़ा सा चर्चा होने लग जाए किसी की,
मैंने काम किया, मेरे प्रति लोगों का झुकाव हुआ, लोग चर्चा करने लगे, और जब चर्चा करते ही, और शेर को तो भूख लगाई फिर। तो मैं केवल आपको ये समझा रहा हूं कि इस इलाके की राजनीति के बारे में देखो, सोचो। एक सामान्य परिवार का आदमी संघर्ष करके इलाके के लिए कुछ करने की कल्पना के साथ मैदान में आता है, और उसको सिर्फ इसलिए रास्ते से हटा दिया जाता है कि वो उनकी आने वाली विरासत के रास्ते में रोड़ा हो सकता है। तो ये कब तक चलेगा, कौन सुनता रहेगा? और भाई, मुख्यमंत्री के सपने लेते हैं बढ़ने के, मुख्यमंत्री हमेशा पार्टी हाईकमान बनाती है। पार्टी की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं के भीतर रह के ही पार्टी का नेतृत्व कुछ लोगों का चयन करता है कि किसको क्या बनना है। आप पार्टी की विधायक दल की मीटिंग में अपने विधायकों को पार्टी के फैसले के खिलाफत करने के लिए खड़ा कर दो। आप पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपने विधायकों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने लग जाओ। आप हर मुख्यमंत्री से स्टेज पर बिगाड़ रखो, और अब तो हद हो गई। कल परसों सोशल मीडिया पे एक लड़के ने वीडियो डाल रखा था, उसमें एक जगह वो कहता है कि एक हाउस का नाम लेता है कि वो हाउस तो नर्सरी है नेताओं की। मुझे हंसी आई। मैंने कहा नर्सरी तो ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि टिकटें बांटते हैं तो नर्सरी तो कहा जा सकता है, लेकिन नर्सरी एक तो होते पौधों की। वो पौधों की नर्सरी में तो पौधे लगाते हैं, पेड़ बड़ा करते हैं, उनका फल लगता है, उसके फल खाते हैं, उसकी छाया में बैठते हैं। लेकिन एक दूसरी नर्सरी मुर्गों की भी होती है। तो अब ये जनता बताएगी को नर्सरी कौन सी चला रहे हैं, मेरी तो समझ में आया नहीं। फिर इनकी हिम्मत देखो, कहता है कि पार्टियों को सीधा वोट देने के लिए, नाम लेता है बाकायदा भाजपा पार्टी का, कि पार्टियों को सीधा वोट देने का एहसान नहीं होता, उस फला नेता के माध्यम से वोट दो ताकि उसका एहसान होगा। अरे मेरे भाई, 21वीं सदी में हम चल रहे हैं। अगर 21वीं सदी का प्रजातंत्र भी व्यक्तियों को वोटों का ठेकेदार बना देगा, तो ये प्रजातंत्र हमारे देश का कहां विकसित हो पाएगा, ये देश कहां जाएगा? तो भाइयों, मैं आपको, विशेषकर नौजवान साथियों को मैं ये कहता हूं कि आप इस पर विचार कीजिए कि क्या इस क्षेत्र में की राजनीति को एक घर की जेब में डाल के बंद कर दिया जाना उचित है? क्या कोई क्षेत्र का नवयुग जो राजनीति की इच्छा रखता है, अपनी इच्छा से अपने काम से ऊपर नहीं जा सकता? क्या कोई काम करने वाला आदमी राजनीति में जिंदा नहीं रह सकता? और मैं जहां तक नांगल चौधरी की चुनाव की हार की बात है, मुझे चुनाव का दुख नहीं है। चुनाव के दौरान जो जुमले गढ़े गए, उन जुमलों की तकलीफ है मुझे। 3 बातें कही गई। पहला तो एक शुरू में तो एक जुमला छोड़ा, ये तो गुजरों का हो गया, गुजरों में रहता है। अहिरों के गांव में प्रचार किया गया। मैं उनसे पूछता हूं कि विकास जब कोई आदमी करवाता है कि विधायक की जिम्मेवारी होती है, वो विधायक किसी एक जाति के लिए काम करने के लिए आता है या सारे समाज के लिए काम करने के लिए आता है? अगर मैंने सब जगह, मैं ये कभी नहीं कहता कि मैंने किसी समाज में ज्यादा किया है, कम किया है, लेकिन मैंने हर गांव में, मैंने अगर पानी के स्टोरेज टैंक अगर मैंने बुंगारगांव में बढ़ाया है तो सिरोही बाली में भी बढ़ाया है। मैंने अगर नाड़ थनवास में बढ़ाया है तो कोट बड़ावा में बढ़वाया है। मैंने अगर धानोता में बढ़वाया है तो बशीरपुर में बढ़वाया है। मैं हर सब गांवों को, अगर मैं इधर अलीपुर में बढ़ाया है तो निजामपुर में, छीलो में बढ़वाया है। मैं हर गांव को साथ लेके चलता हूं, और मैं समझता हूं कि अगर मेरा जैसा पढ़ा लिखा आदमी
अगर केवल जातिवाद में फंस कर रह गए तो इस देश में बाकी लोग कहां क्या करेंगे। और भाई चाहे वोट ना दिए हो बुजुर्गों ने, सामाजिक दबाव होता है, कई बार हालात हो जाती है, लेकिन कई गांवों में बहुत अच्छे वोट भी आए हैं। नाड़ में 1000 से ऊपर वोट आए हैं, धनवास में 1100 से ऊपर वोट आए हैं, मतलब मारौली में वोट अच्छे आए हैं, नारड़ी में अच्छे वोट आए हैं, कई गांवों में अच्छे वोट आए हैं। और भाई वोट तो जो है ना, वोट तो सब कुछ होने के बाद में सारी पार्टियां, सारे नेता, नांगल चौधरी एक ऐसा हल्का था जिसमें सारी विपक्षी पार्टियों के नेता एक गाड़ी में चलते थे। बताओ इसमें कोई झूठ है? बताओ। सही है जी। चाहे कांग्रेस के हो, दूसरी पार्टियों के हो। और नांगल चौधरी एक ऐसा हल्का है जहां 3 बड़े नेता पार्टी के अंदर से पार्टी के विरोध में काम कर रहे थे। तो किसी को दोष क्यों देते हो? और फिर भी आप लोग 14वें राउंड तक जीते हो, केवल 16,185 वोटों की गिनती में आप 11,448 वोटों से हारे हो। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? तो सारे षड्यंत्र जो जहां जहां हो सकते थे वो सारे रचे गए हैं। मैं किसी अपने क्षेत्र के लोगों को इसका दोषी नहीं मानता। एक चुनाव जीतते ही एक और बात आई, बड़े हंस के कहा कि हम जीत गए, वो हार गया। तो भाई ये तो बात मैं मानता हूं कि वो जीत गए, मैं हार गया, है तो सच्चाई है, इसमें नकार कोई नहीं सकता। लेकिन मेरे को उसी टाइम एक स्कूल के टाइम में पढ़ते हुए एक कहानी याद आई। हम 4th-5वीं में पढ़ते थे तो एक कहानी आती थी महात्मा बुद्ध की। एक बुढ़िया का एक ही बेटा था, वो बेटे की मौत हो गई। बुढ़िया रोती हुई महात्मा बुद्ध के पास गई कि महाराज मेरा एक ही बेटा था और वही सहारा था, वो मर गया, उसको जिंदा करो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा माई जिंदा कर दूंगा, तू जा एक रोटी ले आ, किसी ऐसे घर से लेना जहां कोई भी ना मरा हो। तो सारे गांव में घूम आई, घर घर जाके कोई कहे मारे वो मर गया, कोई वो मर गया, वो मर गया। थोड़ी देर में जाके बुढ़िया के महात्मा बुद्ध के पास जाके बोली महाराज ऐसा तो कोई घर नहीं मिला जहां कोई ना मरा हो। तो बोला बुढ़िया क्यों फिर बिना काम रोना धोना कर रही है, सब्र कर ले, जो मरना सबको है, सब घर में मरता है, तो तू भी मर की कोई बात नहीं। तो भाई बुढ़िया वाली बात मैं कहता हूं, जो कहने वाले हैं वो मुझे बता दें कि उनके परिवार में कौन सा आदमी है, उनके परिवार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो चुनाव लड़ा हो और कभी भी नहीं हारा हो, बता दें वो मुझे, तो मैं मान लूंगा। अगर मैं पहली बार मैं ही हारा हूं तो ठीक है। फिर एक और चलाया कि हमने दक्षिणी हरियाणा में हवा बनाई। भाई आप एक बात बताओ, हवा पार्टी के उम्मीदवार को जिताने से बनती है कि हराने से बनती है? आप पार्टी के उम्मीदवार को तो हराने लगते हो, उनको हराते हो और फिर कहते हो हमने हवा बनाई। और फिर हवा बनाने वालों की बात सुन लो, हवा बनाने वाले एक विधानसभा जीतने के लिए 3 विधानसभाओं को दांव पे लगा रखा था। ये प्रेस मीडिया के साथी यहां खड़े हैं, मैं इनको एक निमंत्रण देता हूं। महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी में तो सबको पता है, उसकी जांच की जरूरत नहीं है। उन दोनों हलकों में भी आप जाके, आप खोजी पत्रकार हो, आप पता कर लो जो हवा बनाने वाले हैं उनकी सेना किस उम्मीदवार के साथ लग रही थी। सारे के सारे अपने सेनापतियों को कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ लगा रखा था, क्योंकि वो कांग्रेस के उम्मीदवार उनको अटेली में मदद कर रहे थे। ये सबको पता है, सत्य है। अब एक सीट को जीतने के लिए आप 3-3 विधानसभाओं को अपने पार्टी के तो दांव पे लगाते हो,
और फिर ये कहते हो हमने हवा बनाई। भाई हवा तो तुमने बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर बच गए ये। मैं कहना नहीं चाहता, मेरे भाई कंवर सिंह बैठा है यहाँ, इसको तो भाई पानी ने बचा लिया, कंवर सिंह को तो। वहां हमने मिलके वहां पानी का बहुत काम किया था, और वे नारनौल वाले को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बचा लिया। सैनियों ने सारे वोट इकट्ठे डाल दिए, नहीं तो उन्होंने तो सौदा कर लिया था तीनों विधानसभाओं का। हवा बढ़ती है पार्टी के काम से। हवा पार्टी की बनी, खेतों में किसानों के पानी पहुंचाने से हवा बनी, इस क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब लाने में हवा बनी, इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज लाने में हवा बनी, इस क्षेत्र के गांव के रास्ते बनाने में हवा बनी, इस क्षेत्र में किसानों के को सम्मान निधि देने में बार बार किसानों के खाते में पैसा आया, उससे हवा बनी। हवा किसी का काम बिगाड़ने वालों से नहीं बनती, हवा तो काम से बनती है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है तो इस पार्टी का गुणगान करना चाहिए। हवा तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बनी है, व्यक्तियों की वजह से नहीं बनी। एक और सगुफा बार बार करते रहते हैं, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता, राजनीति समझ नहीं आती। अपने आप ही तो कहते हैं कि मैं रिटायर हो रहा हूं, और अपने आप ही फिर मोदी जी का मुकाबला करते हैं कि मैं मोदी जी नहीं रिटायर हो रहे तो मैं क्यों रिटायर हूं। भाई आपको किसने कहा रिटायर होने के लिए? किसी ने ना पार्टी ने कहा, ना गांव के किसी अपने इलाके के किसी व्यक्ति ने कहा। और भाई मोदी जी का मुकाबला करते हो तो उतना बड़ा दिल भी रखो, सहन शक्ति रखो। वो पता नहीं क्या क्या सहन करते हैं, और मोदी जी तो इस देश के लिए दिन रात सोचते हैं, इतने साहसिक फैसले करते हैं, देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप अपनी तुलना तो कम से कम किसी अपने बराबर के आदमी से करो, इतने बड़े व्यक्ति से जिसने देश का नाम है, सारी दुनिया जिनको पूछती है, उनके साथ अपना मुकाबला करते हो। तो बातों को ठीक तरीके से, ठीक ढंग से करना चाहिए। और भैया एक अंतिम बात आपको और कह रहा हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं व्यथित हूं, दुखी हूं उस बात से। आपके सामने माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, अभी सीताराम जी कह रहे थे कि मनोहर लाल जी की भी जय बोलो क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है। मैं कहता हूं उस व्यक्ति ने इस इलाके को जो दिया है वो ना किसी मुख्यमंत्री ने दिया है, और आगे हो सकता है कोई दे दे, लेकिन उस व्यक्ति की बहुत बड़ी देन है इस इलाके की। इस इलाके की पानी की समस्या को माननीय मनोहर लाल जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हर महीने इसके बारे में प्रोग्रेस पूछते थे क्या रहा है, और कोई भी काम जब उनको कह दिया, ये जो वाटर टैंक जो 4 एकड़ में जो स्टोरेज टैंक बनाए इस बार, ये करमपाल कह रहे थे कि इसमें जाजमान ढाणी और दताल में इंजन चले हैं, वो इंजन उन टैंक्स पे चले हैं। मात्र मैंने इतने कहा था, मैंने कहा जी इस पे यमुना पे वहां हेड पे तो कोई स्टोरेज नहीं है, टेल पे कर लें। कहो तो बोला टेल पे कैसे करोगे? मैंने कहा पंचायत की जमीन पड़ी है 4 एकड़ की, 5 एकड़ के बड़े टैंक बना देते, 15 फीट गहरे। 1 मिनट में कहने लगे कर डालो, और अब देख लो 36 गांव में वो टैंक है। एक टैंक 300 एकड़ से ज्यादा जमीन सींचता है। इस सर्दी में जब पानी की एक एक बूंद की कीमत होती है तो 300-400 एकड़ एक गांव के सींचते हैं, कितना बड़ा एरिया उसमें सिंचित होता है। तो मैं मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा था आपके सामने। आपसे सबसे मेरा एक तो ये निवेदन है, नौजवान और ये जो जहां जितने हमारे साथी बुजुर्ग बैठे हैं और माताएं बहनें बैठे हैं, आप उस कॉलेज को एक बार अंदर घुस के देख के जरूर, उस भवन को, आपको तब असली मायनों में पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस जिले को कितना बड़ा संस्थान दिया है। उसके अंदर जब घुस के देखोगे ना तो ऐसा लगेगा किसी विदेशी अस्पताल के अंदर घूम रहे हो। तो मेरा सबसे निवेदन है एक बार जाके जरूर देखो। मैं गया था एक दिन गया था उस अस्पताल में, 2 घंटे लगा के आया। मैं उस भवन को देख के रोमांचित हो गया। मैं कह बहुत अच्छी सुंदर चीज बनाई है।
लेकिन भाइयों बहनों, उस दिन शाम तक मेरे चेहरे की उदासी नहीं गई। वो अस्पताल इस तरह से खड़खड़ा रहा है, ना डॉक्टर है, ना मरीज है, ना सुविधाएं हैं, और बहुत कीमती मशीनरी वहां लगी हुई है, मशीनरी बेकार पड़ी है। मैं आपको एक बात के लिए आपसे निवेदन करूंगा, वो कॉलेज राजनीति के भेंट चढ़ने जा रहा है। उस कॉलेज को बर्बाद करने की योजना बना रखी है लोगों ने, और इसके लिए जब तक आप और हम आगे नहीं आएंगे तब तक ये कॉलेज का उद्धार नहीं होगा। बताओ, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? डॉक्टर अभय सिंह यादव जिंदाबाद, डॉक्टर अभय सिंह यादव जिंदाबाद। तो डॉक्टर साहब आप आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो। तो भाई 8 महीने हो गए उस कॉलेज की ओपीडी शुरू हुए, खांसी जुकाम से ज्यादा इलाज वहां नहीं हो रहा, और मरीजों को अभी भी नारनौल अस्पताल से जयपुर, रोहतक और दूसरे अस्पतालों में रेफर कर रहे हैं। हमने जब वो कॉलेज बनाया तो इस क्षेत्र की जनता से वायदा किया था, माननीय मनोहर लाल जी जब इसका पत्थर रखने आए तो ये घोषणा हुई थी कि ये कॉलेज बनने के बाद में आपको दिल्ली, जयपुर और दूसरे जगह पर नहीं जाना पड़ेगा, और ये क्षेत्र की जनता उसी उम्मीद में इस कॉलेज की तरफ देख रही है। पर भाई, मुझे पता है कि जिस तरह के फैसले उस कॉलेज के बारे में लिए जा रहे हैं, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि वो स्वयं समय है तो स्वयं निकल के, नहीं तो किसी सीनियर मिनिस्टर्स को भेज के इस कॉलेज की हालत दिखा लें एक बार। ये कॉलेज कितना सुंदर, सरकार ने 750 करोड़ रुपए लगा के इस बिल्डिंग को बनाया है, और दक्षिणी हरियाणा में इस संस्था को विकसित होने की जरूरत है। देखिए, अगर रोहतक मेडिकल कॉलेज के आसपास के क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें अगर सुविधाएं कम भी हों तो रोहतक मेडिकल कॉलेज पीजीआई रोहतक से उसकी पूर्ति हो जाती है। हमारे यहाँ तो दक्षिणी हरियाणा तो बहुत सुविधाओं के अभाव में हमारे आधे पेशेंट जयपुर में, कोई सांगटेड़ा के पास मरता है, कोई कोटपुतली के पास दम तोड़ लेता है, कोई वहां आमेर के साथ। मैं 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट और लूंगा। तो मैं कह रहा हूं कि मैं आज यहां से एक ऐलान कर रहा हूं कि 6 महीने और दे रहे हैं इस कॉलेज को, या तो 6 महीने में सुधार लें, नहीं 6 महीने बाद में उन्होंने हमें आंदोलन का रास्ता बता दिया है, उसी रास्ते पे हम भी उस कॉलेज के, इस कॉलेज को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। और आप डॉक्टर साहब आप आगे बढ़ो, और डॉक्टर साहब आगे बढ़ो। और मैं उनको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये धरना 20-25 आदमियों वाला नहीं होगा। जब हम आंदोलन करेंगे तो हजारों की संख्या में आंदोलन इसके लिए लोग आएंगे, और हम अपनी सरकार है, अपनी सरकार के रहते हुए हम इस तरह का कदम उठाना चाहते नहीं, लेकिन जिस तरह की राजनीति उस कॉलेज के साथ हो रही है उसको देखकर मजबूर हैं। और मैं ज्यादा दिन तक चुप्पी साधे नहीं रह सकता, क्योंकि इस कॉलेज को अगर अपनी एक दूसरे के पीछे छुप के उस कॉलेज को बर्बाद कर लिया तो हमारा ये इलाका हमें कभी माफ नहीं करेगा। और भाइयों, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों ने मुझे प्यार जितना दिया है, मैं जहां भी नांगल चौधरी हलके के बाहर भी जाता हूं, तीनों चारों इन हलकों में, कभी राजस्थान की बहरोड तहसील, खेतड़ी तहसील, जो लोग मुझे नहीं भी जानते वो भी नाम सुनते बड़े प्यार से मेरे को सम्मान देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और हमेशा जब भी मैंने बुलाया तो मुझे याद है दोंगड़ा हिर की वो रैली, एक बुजुर्ग रैली के बाद में मैं, किसी ने चाय के लिए मेरे को कह दिया कि आओ डॉक्टर साहब चाय पिलाता हूं, बैठ गए तो बुजुर्ग बैठे थे, तो बुजुर्ग रैली के बारे में हम बात कर रहे थे, दूर बैठा सुन रहा था, तो कहने लगा, अरे सुनो रे, मैं 85 साल का हो गया, मैंने इस मैदान को कभी भरा हुआ नहीं देखा है, बहुत बड़े बड़े नेताओं की रैली देखी थी, और बोला आज तो इस अभय सिंह ने इस मैदान को उजला दिया। वो सब आप लोगों का सहयोग था, आपका प्यार था। मुझे कोई आपसे
भेंट नहीं चाहिए, कोई उपहार नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं आप अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखो, और जो ये सपने ले रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि अभय सिंह की राजनीति खत्म कर दोगे, मैं कहता हूं जब तक मेरे क्षेत्र के लोगों के दिल में मेरा प्यार है ना, जब तक मेरा वो बाल बांका नहीं कर डॉक्टर सकते। अभय सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर अभय सिंह जिंदाबाद। आप लोग बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से आप आए, इतना स्वागत किया और इतनी देर बैठे, आपने बड़ी बहुत पेशेंटली, सहनशीलता से मेरे को सुना है। सभी माताओं बहनों का, सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों का, बुंगारका गांव के सभी निवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपको नया साल प्रारंभ हो गया, नए साल की संक्रांति आने वाली है, नए साल और संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूं।